अस्सलाम वालेकुम गाइस। यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बाद एक नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं जो कि पाइल्स के नाम से जाना जाता है। पाइल्स को हम दूसरा नाम हेमोराइड्स भी देते हैं। पाइल्स यानी कि हेमोराइड्स। तो पाइल्स या हेमोराइड्स बेसिकली कौन सा कंडीशन होता है? ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में ख़ास तौर पे हमारे एनस या फिर लोअर रेक्टम का जो रीजन है, लोअर रेक्टम, तो इन दोनों रीजन्स में मौजूद यानी कि जो वेंस है दैट बिकम्स स्वॉलन। वेंस स्वॉलन हो जाते हैं और इसी के साथ साथ इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। यानी एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेमोराइड्स एनस में मौजूद या लोअर रेक्टम में मौजूद वेंस का स्वॉलन होना या इन्फ्लेम्ड होना, इसी कंडीशन को बेसिकली क्या कहा जाता है? यानी कि पाइल्स या हेमोराइड्स का नाम दिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर इस हेमोराइड्स के काजेज़ की हम बात करें तो काजेज़ बेसिकली ये है, ख़ास तौर पे जब एक शख्स को कॉन्स्टिपेशन हो तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान उनके स्टूल या फिर फिसिस बहुत हार्ड या फिर टफ या फिर बहुत सॉलिड हो जाते हैं। तो सॉलिड यानी कि स्टूल या फिसिस का हार्ड, टफ और सॉलिड बनना, और इस सॉलिड कंडीशन की वजह से जब ये स्टूल इस सख्त कंडीशन से पास होके ख़ास तौर पे हमारे एनस या फिर लोअर रेक्टम से गुजरते हैं, तो ये रेक्टम या एनस के इनर लेयर्स को जो कि रेक्टम या एनस के है, सो इनर लेयर्स ऑफ एनस को क्या करेंगे? डैमेज कर देंगे। इस डैमेज की वजह से जो है क्या होगा, यानी कि बाज़ औक़ात हमारे इन्हीं एनस रीजन से जो है वो ब्लड निकलता जाएगा स्टूल के साथ। तो यही कंडीशन जिसमें एनस या फिर लोअर रेक्टम यानी उनमें मौजूद जो वेन्स है वो स्वॉलन हो और इन्फ्लेम्ड हो, यही कंडीशन बेसिकली हेमोराइड्स कहलाया जाता है, जिनको आसान लफ्ज़ों में हम बवासीर का नाम देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इसके पीछे रिस्क की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स बेसिकली जो है वो क्या है? रिस्क फैक्टर्स जो है उनमें सबसे पहला जो रिस्क है वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन है। पहला जो रिस्क फैक्टर है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। सेकेंडली अगर हम कॉन्स्टिपेशन के बाद बात करें, ठीक है, तो दैट इज एनल इंटरकोर्स। तो एनल इंटरकोर्स भी कॉमन है, ठीक है। वो लोग जो एनल इंटरकोर्स करते हैं उनमें भी पाइल्स या हेमोराइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा मौजूद बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। इन्फेक्शन यानी कि इनर लेयर्स ऑफ ख़ास तौर पे इन्हीं इंटेस्टाइन्स को जो कि एनस या लोअर रेक्टम पार्ट है, इनमें मौजूद इंजरी खास करते उसी इंजरी की वजह से कोई भी पेशेंट यानी कि किस जानिब जाता है? हेमोराइड्स की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हाट वुड बी द साइन एंड सिम्टम्स, वो कौन से अलामात है जो हेमोराइड्स में देखे जाते हैं? तो हेमोराइड्स में होने वाले जो अलामात है उनमें इवन यहाँ तक कि पेशेंट के फिसिस जो है वो अपने आप लीकेज होने की तरफ जाते हैं, फिसिस लीक हो जाना, ठीक है, उनका कंट्रोल ना करना अपने फिसिस के ऊपर, ठीक। इसके अलावा ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है, ठीक। इसी के साथ साथ पेशेंट को जो है यानी कि इरिटेशंस होती है, बेचैनी सा इरिटेशंस होते हैं, और इरिटेशंस के साथ साथ इरिटेबिलिटी होती है, बेचैनी, और इसी के साथ साथ पेशेंट को ब्लड इन स्टूल यानी स्टूल के दौरान खून का आना, ये ज़्यादा कॉमन है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट का ख़ास तौर पे जो लोअर रेक्टम रीजन है या एनस है, ये स्वॉलन हो जाता है, पेशेंट को अपने आप फील हो जाता है, ठीक है, स्वॉलन एनस जो है वो रहता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम इनके यानी कि कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, मुश्किलात की बात करें कि अगर किसी शख्स को हेमोराइड्स है तो वो किन मुश्किलात की तरफ जा सकता है, किन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है,
तो कॉम्प्लिकेशन सबसे पहला जो है ब्लीड होते होते वो एनीमिया की तरफ, खून की कमी की तरफ जा सकता है। और सेकेंडली खून की कमी के साथ साथ जो है वो गैंग्रीन कंडीशन में जाता है। बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसमें यही इंटेस्टाइन की जो सेल्स है वो डेड की तरफ चले जाते हैं। इंटेस्टाइन्स के जो इनर लेयर्स है ये डैमेज हो जाते हैं और ये डेथ की तरफ चले जाते हैं। क्लियर? इसको हम टेस्ट एंड डायग्नोस कैसे करेंगे इस कंडीशन को? तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ हम बेसिकली जो है एक पेशेंट को फिजिकली एग्जामाइन करते हैं। हम इसी एग्जामिनेशन मेथड से सबसे पहले उनसे साइन एंड सिम्टम्स पूछेंगे और साइन एंड सिम्टम्स के साथ साथ हम उस पेशेंट की एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली यानी कि फिजिकल मेथड के ज़रिए जो है वो करेंगे। फिजिकली देख लेंगे, उनके एनएस को देखेंगे क्या आया वो स्वॉलन है या नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट की, याद रखिए कि ट्रीटमेंट में हम बेसिकली यानी कि ऑइंटमेंट्स, क्रीम का या फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑइंटमेंट्स या फिर जो क्रीम है ये बेसिकली जो है पाइल्स के नाम से होते हैं, पाइल्स 1 के नाम से आते हैं, पाइल्स क्रीम के नाम से हमें मिल सकते हैं, या फिर जो मोस्ट कॉमन है वो बेसिकली GTN के नाम से हमें मिल सकते हैं, जो कि एंटी हेमोराइड्स है, यानी कि हेमोराइड्स को कम से कम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिए क्योंकि ये मेथड हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, तो कॉन्स्टिपेशन में हम इस्तेमाल करते थे डोफालिक। यहाँ पे भी आप डोफालिक इस्तेमाल करेंगे या फिर लाइलेक इस्तेमाल करेंगे या फिर लेग्जाबेरोन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर इसी के साथ साथ जो है, ठीक है, यानी आप जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्काइलेक्स ड्रॉप वगैरह का, या फाइब्रोकोल साशे वगैरह है, या फिर इसके अलावा जो है हम स्पेगोल साशे की तरफ पेशेंट को लेके जा सकते हैं। तो ये वो मेडिकेशंस हैं जिनके ज़रिए हम पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन दूर होगा तो लिहाजा पेशेंट के अंदर चांसेस जो कि हेमोराइड्स के हैं या पाइल्स के हैं वो कम से कम रहेंगे। ठीक, इसी तरह ये जो क्रीम वगैरह हम देते हैं इससे हम लोअर रीजन को, जो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनको हम लगाते जाएंगे कि ताकि इंजरी मज़ीद ज़्यादा ना हो। तो कभी कभार हम इन्हीं मेडिकेशंस के साथ इंजरी को बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी सहारा लेते हैं। ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो कि नोविडेट के नाम से आते हैं, या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन है जो कि यानी कि लिवोफ्लॉक्सासिन है जो लेफ्लॉक्स के नाम से आते हैं। तो यही लेफ्लॉक्स या यही नोविडेट जो है इनमें से कोई हम एक ड्रग देंगे जिसके ज़रिए हम पेशेंट की इस कंडीशन को बचा पाएंगे। याद रखिए अगर पेशेंट को हम इन मेडिकेशन से ट्रीट ना कर पाए तो हम उसकी सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के बाद बेसिकली हम पेशेंट को सर्जरी के बाद जो है वो क्या करते हैं, उनको हम वाटर बाथ देते हैं। पायोडीन, डेटोल जो है वो एक टफ के अंदर या पानी के अंदर हम मिला के पेशेंट को डेली हम 2 to 3 टाइम्स यानी 10 to 15 मिनट्स उनमें बिठा के रखते हैं, जिनसे उनकी इंजरी यानी कि कम होती है। और उनको परहेज़ जो है वो खुराक में ख़ास तौर पे जो है वो हम यानी कि जैसे खुराक हमारे पास मौजूद जो है यानी कि पोटैटो है या फिर राइस है या फिर मीट है, गोश्त है, हम इनसे उनको परहेज़ देते हैं और हम हेमोराइड जैसे कंडीशन से उन पेशेंट को बचा लेते हैं। तो यहाँ तक बेसिकली जो टॉपिक जिसका लिंक्ड हमारे प्रीवियस टॉपिक से था, यानी कि प्रीवियस टॉपिक कॉन्स्टिपेशन था, तो हमने उस हेमोराइड्स जैसे कंडीशन को डिस्कस कर दिया। ठीक, तो यहाँ तक अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क। तो फॉर फर्दर इंशाल्लाह विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।